हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू साइकोलॉजी एमपीसी 003 को हम इजी नोट्स की हेल्प से कवर कर रहे हैं। आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस सीरीज में ये 5th वीडियो है 3rd पेपर का, जो कि पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट पर बेस्ड है। आप देख रहे हैं काफी सारे टॉपिक्स थ्योरीज हैं और काफी सारे टॉपिक असेसमेंट के बारे में हैं, तो इन दो का ही कॉम्बिनेशन है ये पेपर 3 आपका एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर का। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस कई टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आपने देखा था आज हम टीएटी से स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस वीडियो आप देख कर आए होंगे। तो यहाँ पे हम आज थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट से शुरू करेंगे। ये सभी टॉपिक आपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसके बाद टाइप ऑफ इंकब्लॉट टेस्ट बात करेंगे, सिगमंड फ्रॉइड का स्ट्रक्चरल मॉडल जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम जरूर कवर करेंगे और देखते हैं आगे हम कितने टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं। फिलहाल ये 3 तो मेजर टॉपिक आज के रहेंगे। तो आ जाते हैं पेज नंबर 43 पर क्विकली। पेज नंबर 43 पर हम आ जाते हैं। ये जो नोट्स हैं आप हमारे हमसे पीडीएफ के फॉर्मेट में भी रिसीव कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू, और अभी तक ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। शुरुआत करेंगे टीएटी की। ये जो है पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए एक यूज होने वाली टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। कल इसके बारे में तो से लास्ट वीडियो में, कल मैं इसलिए बोल रही हूँ, वीडियो कल मैंने पोस्ट किया था, तो लास्ट वीडियो में आपने टीएटी के बारे में एक जनरल बस नाम ही सुना था। मैंने खुद ही आपसे बोला था कि मैं कुछ भी डिटेल में बात यहाँ नहीं करने जा रही हूँ, ज्यादा हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ये जो टीएटी है, एक तो पहली बात ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के अलावा भी है। अपनी बात को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ यहाँ पे कि एग्जामिनेशन के अलावा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत रियल लाइफ में यूज होता है, डिफरेंट सेटअप्स में ये यूज होता है, जैसे कि डिफरेंट इंटरव्यू सेशंस में। इसके अलावा एकेडमिक लेवल पर भी और पर्सनालिटी को असेस करने के लिए बहुत सारे फील्ड्स में इसका यूज होता है। तो चलिए थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट क्या है अंडरस्टैंड करते हैं। पहली बात तो एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्सन के अंडरलाइंग थॉट्स, फीलिंग, मोटिवेशंस को बाहर निकाल सकते हैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू। मेन बात है स्टोरी टेलिंग, ध्यान रखना। टीएटी में होता क्या है, ये हेनरी एंड मुरे ने क्रिएट किया था 1930s में अपने कोलीग्स के साथ मिलके, और ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि लोग जो अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस, इमोशंस होते हैं, उनको एक एम्बिगियस स्टिमुलाई पर इजिली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मतलब जब हम किसी पर्सन को कोई स्टोरी दिखाते हैं, तो वो जो कहानी बनाएगा उसके बारे में, या कार्ड्स हम दिखाते हैं, तो जो स्टोरी वो क्रिएट करेगा उससे, उसमें बहुत हद तक उसके खुद के थॉट्स, मोटिव्स, इमोशंस इंक्लूडेड होते ही होते हैं। तो इससे पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में एक इंसाइट मिलता है। इसको एडमिनिस्टर करने की जब हम पहले बात करते हैं कि कैसे होता है, यहाँ पे 31 पिक्चर कार्ड्स होते हैं जिसपे बहुत सारे सोशल सिचुएशंस बनी होती हैं। सोशल सिचुएशंस एग्जैक्टली क्या होगी ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है एक पर्सन उस कार्ड को देखकर अपना एक व्यू दे और दूसरा पर्सन कुछ और चीज के बारे में कहे, तो सबके लिए वो चीजें वेरी करेंगी। एक ट्रेन एडमिनिस्टर क्या करते हैं, इन कार्ड्स को प्रेजेंट करते हैं पार्टिसिपेंट के सामने और हर एक कार्ड से एक स्टोरी बनाने के लिए कहते हैं। अब क्या होता है, जो पर्सन को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, मोटिवेशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करे। इस चीज के लिए एनकरेज नहीं किया जाता है कि आपको अपने से जोड़ के बताना है, आप फ्री है बताने के लिए, जैसे भी आप बताना चाहें आप बताने के लिए फ्री है, उसे जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद उस पे क्या क्या आपको लगता है कि आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, क्या प्रोबेबल सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उसका। तो इस तरीके से हम टेस्ट को अप्लाई करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे कार्ड्स यूज किए जाएं। कई कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते, बेस्ड ऑन कि हमें जिस तरह से डेटा मिल रहा है, क्योंकि टाइम को भी हमें यहाँ देखना होता है। फिर बात आती है स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन की। जो भी स्टोरीज हमें यहाँ से मिलती हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर एनालाइज की जाती हैं, जैसे कि थीम क्या चूज की, इमोशनल कंटेंट क्या था, कैरेक्टर किस तरीके के यूज किए, कितना कॉन्फ्लिक्ट उसमें यूज हुआ है। और इंटरप्रिटेशन मेनली किन चीजों पर फोकस करती है, उनको हम थोड़ा और यहाँ पे इलैबोरेट करके लिख सकते हैं कि क्या मोटिवेशन और नीड्स हैं। मतलब पर्सन ने जो स्टोरी क्रिएट की है वो उसकी प्राइमरी नीड्स को दिखा रही है या फिर कोई और फुलफिलिंग नीड्स को दिखा रही है, बड़े लेवल की नीड्स को दिखा रही है। ये हम देखते हैं कि वो किस नीड्स को फुलफिल कर रहा है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, कि वो दो लोगों के बीच में, अगर स्टोरी में कोई 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं तो उनके बीच में किस तरह की कनेक्टिविटी को जोड़ रहा है, उनके बीच में नेगेटिव बॉन्डिंग बना रहा है, पॉजिटिव बॉन्डिंग बना रहा है, कैसा उसको लेके माइंडसेट है, वो यहाँ से हमें पता चलता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन, जो भी स्टोरी बन रही है उसमें कितने कॉन्फ्लिक्ट को जोड़ रहा है या कितने सोल्यूशन की बात कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखा जाता है। इमोशनल टोन का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो स्टोरी है उसका ओवरऑल मूड कैसा है, मतलब कैसी स्टोरी बनी है ओवरऑल, इसकी भी हम बात करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पर्सन का कि इमोशनल स्टेट क्या है, उसका लाइफ को लेके आउटलुक क्या है। टीएटी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें इंसाइट की डेप्थ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पर्सनालिटी के बहुत ज्यादा जो डीप रूटेड हमारी चीजें होती हैं, जैसे इमोशंस हो गया, इंटरपर्सनल डायनामिक्स हो गया, ये सब चीजें हमें इसके थ्रू मिल पाती हैं पर्सन के बारे में। काफी फ्लेक्सिबल है और अडेप्टेबल भी है, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो डिफरेंट पॉपुलेशन पे यूज किया जा सकता है, बच्चों पे यूज किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया स्कूल सेटिंग में भी यूज होता है,
प्रोफेशनल सेटिंग में भी यूज होता है, एडल्ट एडोलेसेंट सभी के लिए इसको यूज कर सकते हैं, तो ये काफी वर्सेटाइल है। क्लिनिकल रिसर्च सेटिंग में भी इसका यूज होता है। अनकॉन्शियस प्रोसेस को एक्सप्लोर किया जा सकता है कि पर्सन के अंदर जो भी चल रहा है वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है वो बाहर निकल के आता है, और इस तरीके से हम अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर कर पाते हैं। फिर कुछ वीकनेसेस भी आ जाती हैं। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। कुछ भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में हम कह पाए। हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाती है, जिससे क्या होता है कई तरीके की बायसनेस भी आ जाती हैं। टाइम कंज्यूमिंग काफी है ये, क्योंकि जब इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा और हमें जो डेटा मिलेगा वो सब्जेक्टिव होगा, तो बताने वाले को आप एकदम से रोक नहीं सकते उसकी बात को बताते हुए, तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है। ज्यादा सब्जेक्टिव होने की वजह से इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि कहीं कहीं पर ये टेस्ट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं भी होगा, इस वजह से इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी लिमिटेड हो जाती है। टू कंक्लूड दिस, टीएटी जो है एक वैल्यूएबल टूल है ऑफ कोर्स। देखिए, ड्रॉबैक्स और पॉजिटिविटी सभी में होती हैं, तो हम ड्रॉबैक्स के बेसिस पे ये नहीं सोचेंगे कि कोई चीज खराब है, ये उसके लिमिटेशंस हैं कि इसके बाद उस चीज पे वो वर्क नहीं कर पाती है। तो काफी हद तक इसको यूज किया जाता है, और टीएटी काफी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एक असेसमेंट टूल माना जाता है। आते हैं टाइप्स ऑफ इंक ब्लॉट टेस्ट की तरफ, तो पहले तो यही समझना पड़ेगा कि इंक ब्लॉट टेस्ट क्या है। हरमन रोडशा जो थे, उन्होंने इंक ब्लॉट टेस्ट बनाया था, और इसको बनाते वक्त उन्होंने बड़ा ही सिंपल सा काम किया था। आप देख सकते हैं, पहले भी ओवरव्यू भी करेंगे इसका। उन्होंने एक पेपर पर सिंपली, अगर मैं कोई पेपर पिक करूं, मेरे आसपास में कोई पेपर हो, अगर मैं एक नोटबुक मेरे पास यहाँ दिख रही है मुझे, तो मैं इस नोटबुक का अगर एक पेज आपको दिखाऊं, कोई भी रैंडम पेज ले लेते हैं, पेज वेस्ट नहीं करूंगी, बल्कि पेज यहाँ से जैसे मान लेते हैं ये एक पेपर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके इस पेज पर हमने कुछ इंक थ्रो करी, एक पार्ट पे हमने इंक थ्रो करी, और उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर दिया। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक जो है वो दूसरे साइड पर भी पेस्ट हो जाएगी इस तरीके से। जब हम यहाँ पे इंक थ्रो करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो है वो सिमेट्रिकल इमेज बन जाएगी। मतलब अगर मान लेते हैं कि मेरे पास बोर्ड है, फिर भी मैं इसको यूज कर रही हूँ, और पेन तो ये है नहीं जो मैं यूज करने लगी, इसको ऑल ऑफ अ सडन भूल गई कि मेरे पास है क्या। अगर मैं एक इस तरीके का, आई एम नॉट श्योर, अगर मान लीजिए मैंने जो इंक है वो इस तरह की शेप में थ्रो करी है, ओके, तो जब मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट फोल्ड करूंगी, तो ये एक बटरफ्लाई की शेप जैसा मुझे लगने लगेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यूज किया, ऐसा नहीं है कि बटरफ्लाई ही बनेगी, एग्जाम्पल के लिए, मतलब कुछ भी मैं थ्रो करूंगी तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट एक सिमेट्रिकल इमेज बनाएगा ही बनाएगा। तो इस तरीके से इंक ब्लॉट टेस्ट में भी हुआ। अगर मैं यहाँ बोर्ड पर आपको बताने की कोशिश करूं, तो जो मैं नोटबुक में बताने की कोशिश कर रही थी वो ये चीज हो गई कि एक पेपर है हमारे पास में, और ये पेपर पूरा ऐसे है मान लेते हैं, और हमने यहाँ पे अगर कोई चीज हमने ड्रॉ करी, ये चीज मैं आपको नोटबुक में दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो हम क्या करेंगे, वो जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से बन जाएगी। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकती है, जो भी हमने जोड़ा है वो इधर भी बनता चला जाएगा, और इस तरीके से हमें एक सिमेट्रिकल इमेज नजर आएगी। तो ये इनका इस तरीके से इन्होंने बनाया था, इस तरीके से तो इन्होंने बनाए थे इंक ब्लॉट को, डिफरेंट इंक ब्लॉट, तो टेस्ट 10 इंक ब्लॉट बनाए थे, जो 5 थे उसमें से ब्लैक एंड व्हाइट थे और 5 कलरफुल बनाए थे। वो इंडिविजुअल को प्रेजेंट किए जाते हैं। तो रोडशा इंक ब्लॉट टेस्ट में एग्जैक्टली हम इनके इंक ब्लॉट्स का यूज करते हैं, इंक को थ्रो करके इन्होंने बनाए थे। अब इनका पर्पस क्या था, इनका पर्पस ये था कि हर एक पिक्चर जब भी हम देखेंगे, यानी जो भी एक वो बहुत ही क्लियर इमेज नहीं है, लेकिन वो जब भी किसी पर्सन के सामने आएगी वो उस पिक्चर में कुछ ना कुछ परसीव करेगा, ऐसा हरमन रोडशा का कहना था। तो वो अनकॉन्शियस से निकलने वाली चीजों को, अनकॉन्शियस में छुपी हुई चीजों को बाहर निकालने की कोशिश थी उनकी, इसी वजह से उन्होंने इस टेस्ट को ड्रॉ किया था, इस टेस्ट को क्रिएट किया था। इसके बाद होल्ड्समैन इंक ब्लॉट टेस्ट आता है। कई तरीके के इंक ब्लॉट टेस्ट हैं, ये साइकोलॉजिस्ट सैमुअल होल्ड्समैन ने क्रिएट किया था। इनके टेस्ट में 45 इंक ब्लॉट्स थे, और इनके टेस्ट में बेसिकली कॉग्निटिव स्टाइल और इमोशनल रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए इंक ब्लॉट टेस्ट बनाए गए थे। इसमें 45 इंक ब्लॉट्स थे। इनका पर्पस ये था कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग मेथड्स को यूज किया जाए, जिससे कि रोडशा के जो टेस्ट में इंटरप्रिटेशन थी, एग्जामिनर जो इंटरप्रिटेशन निकालते थे, काफी लेंदी हो जाती थी, और उसको ये ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 45 इंक ब्लॉट टेस्ट बनाए थे। और इनका असेसमेंट का पर्पस दूसरा था, लेकिन बेसिकली कॉग्निटिव स्टाइल्स और इमोशनल कंपोनेंट को पर्सनैलिटी के रिवील करवाना चाहते थे। फिर आता है क्लॉफर इंक ब्लॉट टेस्ट। क्लॉफर इंक ब्लॉट टेस्ट में क्या होता है कि ये एडवर्ड क्लॉफर ने बनाए थे। ये एक रोडशा टेस्ट का ही एक वेरिएशन था, जिसमें कि 10 इंक ब्लॉट्स इंक्लूड किए गए थे, और वो काफी हद तक रोडशा के डिजाइन से भी सिमिलर थे, बट ऑफ्टन एम्फेसाइजेस डिफरेंट स्कोरिंग क्राइटेरिया। स्कोरिंग का क्राइटेरिया ने काफी बदल दिया था,
और ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स को और इमोशनल स्टेट्स को असेस करने के लिए बनाए गए थे, और इनका काफी हद तक यूज जो है पर्सनैलिटी के कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए होता है। एक्सनर्स कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग सिस्टम था, रोरशा टेस्ट के लिए बनाया गया था जॉन एक्सनर ने। इट इंटीग्रेट्स अ सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस एंड इंटरप्रिटेशन फॉर एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेज, मेकिंग इट इजियर टू कंपेयर रिजल्ट्स अक्रॉस डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो इनका जो टेस्ट था उसका बेसिक पर्पस यही था कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की जो हमें रोरशा के टेस्ट में कमी दिख रही थी उसको एनहांस करने के लिए बनाया गया था, जिसके थ्रू स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन इजीली हो पाए। साइकोडायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं? ये भी एक टाइप के इंक ब्लॉट टेस्ट ही है जिसके अंदर सीरीज ऑफ इंक ब्लॉट टेस्ट यूज होते हैं, जैसे कि रोरशा टेस्ट में होते हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और स्कोरिंग क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है, जो कि बेस्ड है ऑन द स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ द एग्जामिनर। इनके पर्पस की बात करें तो दीज टेस्ट कैन बी टेलर्ड टू असेस वेरियस साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, जैसे कि पर्सनालिटी के डिफरेंट डिसऑर्डर्स, इमोशनल स्टेट्स, और इसके अलावा हर पर्सन का अपना कोपिंग स्टाइल होता है, तो उसको भी हम साइकोडायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं असेसमेंट के लिए। इसके बाद आता है जूलिगर टेस्ट। जूलिगर टेस्ट क्या था? जो हैंस जूलिगर ने बनाया था, कंसिस्ट ऑफ 3 इंक ब्लॉट्स। इसमें 3 ही इंक ब्लॉट्स होते हैं, जो कि एक शॉर्टर टेस्ट होता है बाकी टेस्ट के कंपैरिजन में। देखे जहां आपने एक तरफ देखा था कि 45 टेस्ट भी थे, 10 इंक ब्लॉट्स भी थे, वहीं पर एक तरफ केवल 3 इंक ब्लॉट के टेस्ट से इसको यूज किया जाता है, और इसका एम होता है पर्सनालिटी के डिफरेंट ट्रेट्स को असेस करना, इमोशनल फंक्शनिंग को यूज करना, इमोशनल फंक्शनिंग को असेस करना इन अ मोर टाइम एफिशिएंट मैनर, मेकिंग इट सूटेबल फॉर क्लिनिकल सेटिंग्स। ये जितने भी आपने टेस्ट देखे हैं इनके आपको नाम ध्यान रखने हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किस टेस्ट के थ्रू क्या हम असेसमेंट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें आप एक जनरल चीज देखेंगे कि पर्सनालिटी के डिफरेंट डायमेंशंस को असेस किया जाता है इसके थ्रू, और ये जो टेस्ट हैं वो साइकोडायनामिक्स पर बेस्ड हैं। ये कुछ कॉमन चीजें आप सब में लिख सकते हैं, कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि टाइप ऑफ इंक ब्लॉट टेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। इन जनरल रोरशा का जो टेस्ट है वो भी अपने आप में पूछा जाता है 3 मार्कर में, लेकिन अगर इनमें से कोई भी टेस्ट 3 मार्कर में आ जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिखेंगे, आपको पता ही है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए इंक ब्लॉट टेस्ट का यूज होता है, और पर्सनालिटी के डिफरेंट डायमेंशंस को हम इसमें यूज करते हैं। बाकी आप इसे क्विकली रीड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आ रही हूँ सिगमंड फ्रॉइड के स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी के। काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को आप एक जगह से और कवर करेंगे। मैं क्विकली अभी स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगी कि यही जो टॉपिक है हमारा वो और कहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये एक वीडियो है, कंप्लीट गाइड टू साइकोडायनामिक्स बाय सिगमंड फ्रॉइड। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसको पहले मैं स्टॉप करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ये एक वीडियो है जिसमें साइकोडायनामिक्स है पूरा कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखते जाएंगे आगे, ईगो, इड ईगो, सुपर ईगो, उसके ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर है, और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहेगा। ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी है जिसकी हमने यहाँ पे बात की है, लाइफ डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में भी बात की है, और पूरा जो मॉडल है वो पिक्चर की हेल्प से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन्ड है। तो ये एक्सप्लेनेशन हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन आपको पता है अभी आप इजी नोट से पढ़ रहे हैं तो केवल इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर रहे हैं, तो मैं ओवरव्यू करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक मैं आपको यहाँ कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दूंगी, आप जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा ये वीडियो, और आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो हम आ जाते हैं कि जो स्ट्रक्चरल मॉडल है पर्सनैलिटी का, ये तो एक टॉपिक है जिसमें हम केवल पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को लेकर चलेंगे, लेकिन जितने भी टॉपिक इससे एसोसिएटेड है वो एक स्ट्रेच में आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, तो उसको मिस मत कीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने स्ट्रक्चरल मॉडल पर्सनालिटी का क्या दिया था। उनका ये कहना था कि जो साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि जो ह्यूमन की पर्सनालिटी है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स की वो बात करते हैं, जिसमें वो इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 चीजों को साथ में लेते हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है? ये तीनों हमारी पर्सनालिटी में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब हर पर्सन के अंदर ये तीनों ही होते हैं, लेकिन उनकी डिग्री वेरी करती है। इड की अगर हम बात करें तो ये चाइल्डिश बिहेवियर को दिखाता है, ईगो की अगर हम बात करें तो ये हमारी समझदारी को दिखाता है, और सुपर ईगो की बात करें तो इस समझदारी के साथ वैल्यूज भी ऐड हो जाते हैं। और ये तीनों ही कंपोनेंट हर पर्सन के अंदर होते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसमें केवल चाइल्डिश बिहेवियर आप देखेंगे, क्योंकि अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन हम आते हैं तो उसी हिसाब से हम बिहेव भी करते हैं। तो ये जो तीनों पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे अंदर डिफरेंट और भी बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे अनकॉन्शियस डिजायर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन और रैशनल थिंकिंग का कॉम्बिनेशन भी होते हैं। एक एक करके बात करेंगे कि ईड क्या होती है। ये हमारी पर्सनालिटी का मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट होता है और पूरी तरीके से अनकॉन्शियस पर ये बेस्ड होता है।
ये हमारे अंदर बर्थ से होता है और ये ड्रिवन होता है प्लेजर प्रिंसिपल से। मतलब एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो हम देखते हैं कि वो थंब सकिंग करना जानता होता है, वो रो के अपनी बात को कहता है, यही उसका तरीका होता है। बच्चा धीरे धीरे जब और बड़ा हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं रियलाइज करता है कि मैं किसी बात पर अगर फैल जाऊंगा बुरी तरीके से तो मेरी बात सुनी जाएगी। तो ये उसका चाइल्डिश बिहेवियर है जो कि इड की फॉर्म में दिखता है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि हम बड़े होने तक भी इन चीजों ये चीजें हमारे अंदर रहती हैं, क्योंकि हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज इड का रहता है, और वो उम्र बढ़ने के साथ कम ही होना चाहिए। अगर आप ये देखिए कि चाइल्डिश बिहेवियर आप बड़ी उम्र तक भी दिखाते हैं तो उस पर्सन को सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट या एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि ये क्या बचपना है, इतना बड़ा होने पर भी ये बचपना दिखा रहा है। तो एक हमारे हमें जो मिला हुआ है हमारी सोसाइटी से वो ये चीज है कि हमें उस नॉर्म्स के हिसाब से खुद को बिहेव करना जरूरी है। तो इट जो है वो हमारे अनकॉन्शियस का वो चीज है जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है, और इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि जो चीज बच्चे को चाहिए होती है वो इड की फॉर्म में निकलती है। ह्यूमन के अंदर जितनी भी सेक्स इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो इड से ही डिराइव होती हैं। इसके अलावा हंगर, एग्रेशन, ये भी इड से ही डिराइव होती हैं। हम एग्रेसिव होकर जो चीज कर बैठते हैं वो अगर सोच समझ के करेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस यानी हमारे डिफरेंट एग्रेशन वाले रिएक्शंस के लिए भी हमारा इड जिम्मेदार है। कई बार हम एग्रेशन में आके कुछ ऐसे बिहेवियर को कर देते हैं कि बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि अरे काश हमने ऐसा ना किया होता, उस वक्त सोच लिया होता। तो अगर हम सोच ही लेते तो वो इड कैसे हो सकता था। तो क्लियर है कि जब भी इड हाई होगा वो हमसे कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन एक्शन करवाता है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा अपने इड को दिखा बैठते हैं, अपने एग्रेशन को दिखा बैठते हैं। तो जिन लोगों में एग्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है उनके अंदर इड हाई होता है। पर एग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि ये चाइल्डिश बिहेवियर है, पर कहीं ना कहीं हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके बाहर बिहेव करना चाहिए, अदरवाइज चीजें हमारे लिए खराब होती चली जाती है। तो हमेशा एग्रेसिव होकर रिएक्ट करना कोई अच्छा भी नहीं माना जाता है। हंगर और सेक्स के केस में भी यही है कि जो भी हमारी ड्राइव्स होती हैं हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे हम हंगर के केस में कहें या सेक्स के केस में कहें। ह्यूमन अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसी की वजह से वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता चला जाता है। तो वो भी इड की वजह से ही होता है। इड जो है वो इरेशनल है, ये रियलिटी, लॉजिक या मोरालिटी को नहीं मानता। ये इरेशनल, आप जो भी पर्सन आपको एग्रेसिव दिखेगा वो रैशनल बात कर ही नहीं रहा है। एग्रेसिव होके वो हमेशा इरेशनल ही बात करेगा। एग्रेसिव होके किसी को समझदारी की बात करते हुए आपने अगर देखा तो मुझे जरूर बताइएगा कि गुस्से में कोई इंसान समझदारी की बात कर रहा है। काफी मुश्किल है ये चीज होना, इम्पॉसिबल ही कह सकती हूँ मैं तो इरेशनल हो जाता है यहाँ पे। इसको उस समय पे अपनी डिजायर को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट होती है और एक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक मेरी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था इड के बारे में कि जो रेपिस्ट होते हैं क्या उनके अंदर इड हाई होता है। ऑफकोर्स उनके अंदर हाई होता है क्योंकि वो भी किसी कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचते हैं। और जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, चाहे वो रेपिस्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो कुछ भी और दूसरा क्राइम कर रहे हो, उनके अंदर इड हाई होता है क्योंकि इरेशनल थिंकिंग होती है उनकी। वो चीजों को सही गलत को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जब समझदारी के ही काम कर लेंगे तो चोर डकैती क्यों करेंगे, है ना। तो ये जो इड होता है ये हमसे हमारे इन सब एक्शंस में हमें नजर आता है। जब आप बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तो आप लॉजिक नहीं लगाएंगे कि थोड़ी देर हम इसके बिना रह सकते हैं, या बहुत ज्यादा प्यासे होंगे तो उस समय आप ये नहीं सोचेंगे कि धरती पे पानी कम बचा है तो हम नहीं लेंगे। आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए जो कि इड हमसे करवाता है। आते हैं ईगो की तरफ। ईगो क्या होता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। रियलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया कि हम ये समझ पाए कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। तो यहाँ पर ये रैशनल हो जाता है। जब भी हम ईगो की बात करते हैं तो ये हमसे ऐसे काम करवाएगा जो सोशली एक्सेप्टेबल वे में चलते हैं। इसकी यही डिजायर है कि आप चीजों को सही तरीके से करें, सही डिसीजन मेकिंग हो, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी नजर आए। मतलब फोकस ये नहीं होता है कि पर्सनैलिटी अच्छी नजर आए, बट ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी ठीक नजर आने लगेगी ऐसे इंसान की जो चीजें हमेशा बैलेंस करके चलेगा। और जो भी पर्सन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि जो ईगो है वो हमें फिर इड में कन्वर्ट होती नजर आ जाएगी। अच्छा, ईगो जो है वो इड से ही निकलती है। आपने बहुत बचपना कर लिया, आपने चाइल्डिश बिहेवियर कर लिया, पर अब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, समझदारी इसमें नहीं है, हमें ऐसे करना चाहिए। तो जो इड है अब वो ईगो में कन्वर्ट होने लगती है। तो एक चीज और है समझने वाली कि ईगो जो है वो हमेशा इड से ही डेवलप होती है और इसके जो फंक्शन होते हैं वो रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। ये कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस तीनों पर ऑपरेट होती है। तो एक चीज आपके माइंड में आ सकती है कि ये तीन चीजें क्या हैं। वैसे आप जानते होंगे ये अनकॉन्शियस के लेवल्स हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिए थे, और उन्होंने ये बताया था कि ये 3 लेवल्स में हमारे जो भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, मेमोरी, रिप्रेस डिजायर्स, कोई भी ऐसी अब्यूजिव बिहेवियर, कुछ भी चीज है वो हमारे अंदर पूरी पर्सनैलिटी में तीनों चीज पार्ट में डिवाइडेड रहती है। तो इसको अगर आपको सेपरेटली पढ़ना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हमने लेवल्स की बात करी है ना, ये 3 लेवल हैं इसके, ये यहाँ पे मॉडल के थ्रू समझाया गया है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी यूज करती है कई सारे,
जिससे कि वो प्रेजेंट में जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस कर सके, मैनेज कर सके। इसे कैसे समझेंगे कि कैसे डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करती है? जैसे जब हमें कई बार समझदारी वाले एक्शन लेने होते हैं तो कई कई सिचुएशंस में हम खुद को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे एक पर्सन पब्लिकली हम पर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाया किसी बात पर, उस टाइम पर हमारी समझदारी ये कह रही है कि इस पर अगर हम भी पलट कर चिल्लाएंगे तो शायद हमारी इमेज भी खराब हो जाएगी। अभी हमें सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हम भी अगर इस पर्सन पर चिल्लाएं, हमने भी अब्यूजिव बिहेवियर दिखा दिया तो यहाँ पे बात बिगड़ सकती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमने अपने इमोशंस को वहां कंट्रोल कर लिया, कुछ भी ऐसा किया, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, एंग्जाइटी तो बहुत हो रही है, लेकिन हमें उसको वहां पे किसी भी सिचुएशन की वजह से हमने कंट्रोल करना पड़ गया। तो ऐसे में हम कुछ डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं अपनी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स को रोकने के लिए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अंदर से तो हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन बाहर से हम उसको समझा रहे कि नहीं देखिए आप ऐसे शांत रहिए, मतलब हम वहां पे वी आर ट्राइंग टू बी गुड इन अंडर सोशल सिचुएशंस, जिससे कि हमारी इमेज पॉजिटिव दिखे। तो हम ऐसा करने से क्या कर रहे हैं, अपनी किसी इनर फीलिंग को यहाँ पे सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग के ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो अगेन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, तो उनको जरूर समझिएगा। तो जैसे कि इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग फूड व्हेन हंग्री, द ईगो माइट डिवाइज अ प्लान टू बाय फूड और आस्क समवन टू शेयर। बहुत तरीके से हो सकती है। तो डिफेंस मैकेनिज्म खैर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं इतना क्विकली नहीं कर पाऊंगी। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने डिफेंस मैकेनिज्म को 1 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो एक पूरी सीरीज है हमारे चैनल पर आपको मिलेगी, जिसमें अगर मैं आपको क्विकली दिखाने की कोशिश करूं, और यहाँ पे आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एक 1 मिनट वाली सीरीज मिलेगी। वैसे मेरे पास इतना सारा डेटा है यहाँ पे प्लेलिस्ट में कि उसको ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए खुद हो जाता है, काफी सारा है, प्लेलिस्ट बहुत सारी हैं। ये रही यहाँ पे आप डिफेंस मैकेनिज्म 1 मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म है जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है, और बड़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग है। आप जब पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको, एक ही वीडियो से ये ली गई है। ओके, तो इनको भी आप देख लीजिएगा, बहुत कुछ है कंटेंट तो हमारे चैनल पर, आप सभी लोग कहते भी। आ जाते हैं सुपर ईगो पर। सुपर ईगो जो है वो मॉरल स्टैंडर्ड्स को भी यूज कर लेती है। ईगो के नाम के आगे हमने सुपर लगा दिया, तो जितनी चीजें अभी आपने ईगो में समझी है वो सुपर वे में समझनी है, मतलब उसमें और मॉरल वैल्यूज भी फिट हो जाएंगे। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, हम सबको पता है, पर चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये एक एथिकली गलत काम है, ऐसा करने से हमारे अंदर गलत आदतें डेवलप हो सकती हैं। अब उसके कॉज की तरफ भी चले जाते हैं, जब हम कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई काम ऐसा क्यों करना चाहिए, ये तो हमारा ईगो हमें बताता है, लेकिन सुपर ईगो में ये भी बताता है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मॉरल स्टैंडर्ड्स भी ऐड हो जाते हैं, और ईगो जो है वो एक आइडियल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जहाँ पे सारी ही फीलिंग्स जो होती हैं वो प्राइड से कनेक्ट होती जाती है। फीलिंग ऑफ प्राइड आ जाता है, फीलिंग ऑफ अपहोल्ड स्टैंडर्ड्स आ जाता है। सुपर ईगो जो है वो हमेशा इड के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहती है, क्योंकि इड जहां पर एक तरफ जिद का नाम है, मैं कई बार ये तरीके से ही बताती हूँ आप लोगों को कि इड जो है वो जिद का दूसरा नाम है, जिद को सिग्निफाई करता है। वही जो सुपर ईगो है वो एकदम वैल्यूज की बात करती है। तो दोनों एक दूसरे से इतना ऑपोजिट हैं कि कहीं एक दूसरे से आके मिल नहीं सकते। अगर सुपर ईगो हाई है पर्सन में तो इड ऑटोमेटिकली कम होगा, और अगर इड हाई है तो सुपर वैल्यूज जो हमारा सुपर ईगो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दोनों एक संग बैलेंस में भी नहीं चल सकती, दोनों हमेशा ऊपर नीचे चलती हैं। अब इनके इंटरेक्शन की बात करें तो वही सब चीजें हैं कि इड क्या है, बेसिक नीड डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, सुपर ईगो मॉरल ओवरसाइट को रिप्रेजेंट करता है, ईगो वो जो है वो एक नेगोशिएटर की तरह वर्क करता है दोनों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, और बैलेंस करने की कोशिश करता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर या मैलएडेप्टिव बिहेवियर जो होते हैं फ्राइड के अकॉर्डिंग, सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग, वो तब होते हैं जब इन पर्सनालिटी स्ट्रक्चर्स में इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तब अगर आप देखिए किसी पर्सन के अंदर इड बहुत ज्यादा हाई है तो वैल्यूज वाला पार्ट तो बहुत कम होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसके चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से हमें उसकी पर्सनालिटी में कुछ डिसऑर्डर दिखने लगेंगे, चाहे वो सोशल नॉर्म्स से रिलेटेड ही क्यों ना हो। कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स हैं जो सोशल नॉर्म्स ना फॉलो करने की वजह से या सोशल नॉर्म्स में फिट ना होने की वजह से भी लोगों में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वहां से अराइज हो जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे इंपल्सिव बिहेवियर होते हैं, सेल्फ इंडल्जेंट होना, जिसको आप आज के टाइम में ऑब्सेशन कहते हैं वो पर्सन बड़ा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है, तो वो भी एक टाइप की प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर ही है, जो कि हम यहाँ पे सोशल लेवल पर देखते हैं। तो फ्रॉइड का जो स्ट्रक्चरल मॉडल है पर्सनैलिटी का, वो ये बताता है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो 3 कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन से मिलकर बना है, जो कि हमारी अनकॉन्शियस अर्जेस हैं, इड, रैशनल डिसीजन मेकिंग है ईगो, और मॉरल स्टैंडर्ड्स है सुपर ईगो। इन तीनों का प्रोडक्ट है हमारी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चरल मॉडल। और जब भी आप स्ट्रक्चर मॉडल को लिख कर आए तो बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट करके आइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आ जाते हैं जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन पर,
और जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस कई बार पूछा गया है, तो जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। जब हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई दैट आर सिमिलर टू द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस। सिंपल, इसको डिफिकल्ट नहीं करते हैं, इसको तो आप रीड करेंगे ऑफ कोर्स, अगर आपके पास नोट्स हैं तो भी आप इजीली रीड कर लेंगे। मैं आपको 2-4 बातों में जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन समझा देती हूँ, उसके बाद ये कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, ये स्क्रीन ओपन है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप पढ़ने के लिए सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और तब तक मैं आपको समझा देती हूँ कि जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन क्या है। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमें कोई नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, उसके बेसिस पर हम आगे की लाइफ में आगे के डिसीजन मेकिंग करते हैं। हमें ये पता है कि ऐसा होता है, इसलिए हम आगे की चीजों को वैसा करते जाते हैं। या आपकी क्लास में आपके पेरेंट्स या स्कूल में टीचर्स या फैमिली में कोई भी आपको कोई रूल बताता है कि जब आपको कोई मिलता है, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं बेटा, तब आपको उन्हें ग्रीट करना है, नमस्ते करना है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड जो भी होता है करना है। अब आपको ये पता चला कि कोई पर्सन हमारे घर आया तो हम उसको इस तरह से ग्रीट कर रहे हैं। अब बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, वो ये समझ पाता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो भी हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी हम जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें ऐसा करना है, राइट। सिमिलर सिचुएशन का यूज करते हुए आने वाले फ्यूचर सिमिलर सिचुएशंस में उनका यूज करना इज सिंपली जनरलाइजेशन और कुछ भी नहीं है। मतलब सिमिलर सिचुएशन जब हमारे पास होती है तो उसका फ्यूचर में हम कैसे इसको ही यूज करते हुए आगे और कैरी ऑन कर सकते हैं, ये जनरलाइजेशन हो गया। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, राइट। इसी तरीके से बच्चे जनरलाइजेशन से बहुत इजीली सीखते हैं। लर्निंग में बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है कि हम बच्चों को जनरलाइज करना सिखाते हैं और उसकी हेल्प से वो बहुत स्ट्रांगली चीजों को लर्न कर पाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि कुछ ऑपोजिट हमें करना है, हमें डिस्क्रिमिनेट करना सीखना है। कई बार हमें बच्चों को ये बताना होता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो ऐसा नहीं करना है के लिए हमें उन्हें ये बताना पड़ेगा कि कैसा करना है। तो जब हम ऑपोजिट सिचुएशंस का यूज करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट चीजों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है दो चीजों में अंतर कर पाना, विभेदीकरण हिंदी में बोलते हैं जिसको। तो टू डिस्क्रिमिनेट समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें दूसरा उसका एस्पेक्ट क्या है। ऑपोजिट वर्ड्स का अगर हम एग्जाम्पल लें, जब हम ऑपोजिट वर्ड समझाते हैं बच्चों को, हम कहते हैं कि बेटा, छोटे बच्चों से कहा जाता है कि आप अगर ऐसा परफॉर्म करोगे तो आप क्लास में बहुत अच्छे बच्चे कहलाओगे। तो बच्चा ये समझ जाता है कि अगर मैं इसका नहीं करूंगा ऐसा काम तो मतलब मैं बुरा बच्चा कहलाऊंगा या मेरी इमेज खराब होगी। तो डिस्क्रिमिनेशन और जनरलाइजेशन बेसिकली सिंपल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये लर्निंग के प्रोसेस को ईजी बना पाते हैं। जब जनरलाइजेशन की बात होती है तो प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज को नई सिचुएशन में रिलेट किया जाता है। जनरलाइजेशन अलाउ इंडिविजुअल्स टू अप्लाई प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज टू न्यू बट रिलेटेड सिचुएशन। ये भी ध्यान रखिए, एकदम एंटायर न्यू सिचुएशन नहीं होगी, न्यू होगी मगर रिलेटेड जरूर होगी। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे आगे आती है तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज कर सकते हैं। और जनरलाइजेशन के बारे में और भी चीजें लिखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये इंडिविजुअल को हेल्प करती है टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट मोर एफिशिएंटली, रिड्यूसिंग द कॉग्निटिव लोड रिक्वायर्ड टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच टू ईच न्यू सिचुएशन। ओवर जनरलाइजेशन कर देने से भी कई बार मैल एडेप्टिव बिहेवियर हो जाता है कि अरे हमने तो ऐसा सुना था इसलिए हमने ऐसा कर दिया। कई लोगों को अपने से करते हुए सुना होगा या खुद आपसे भी कभी शायद ऐसा हो गया हो कि अरे हमें तो ऐसे पता था इसलिए हमने ऐसे कर दिया। मतलब एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आई नो आपको ऐसे लिख के कुछ भी नहीं आना है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा कॉमन सेंस भी हमें लगाना होता है। जनरलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया कि थ्योरम थी, जैसे मैथ्स में होता है ना कि एक थ्योरम होती है तो उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो भाई थ्योरम है तो हम वैसे न्यूमेरिकल नहीं, जिंदगी में हमारे थ्योरी पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। लाइफ में जब हम जनरलाइजेशन का यूज करते हैं तो अपना कॉमन सेंस हमें साथ में लेकर चलना होगा। अगर किसी चेंज की रिक्वायरमेंट है तो वो हम करेंगे, जनरलाइजेशन का हम यूज जरूर करेंगे लेकिन अपना कॉमन सेंस भी साथ में लगाएंगे कि हो सकता है क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है, तो उस सिचुएशन में हमें डिसीजन को चेंज भी करना पड़ सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो जनरलाइजेशन में हम ओवर जनरलाइजेशन नहीं करेंगे कि जो भी है वैसा हम करते चले जाएं, तो वो हार्मफुल हो सकती है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स लर्निंग टू रिस्पॉन्ड ओनली टू द स्पेसिफिक स्टिमुलस दैट वाज ओरिजिनली कंडीशनड। और सिमिलर में हम ये ऐसा नहीं करते हैं। अगर इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि आप लिया गया है, जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट है, इवान पावलोव ने जो डॉग के ऊपर स्टिमुलेट करके अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका यहाँ पे उन्होंने यूज किया है। पर आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे वही यूज करें। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज के लिए रिफाइंड होता है जो कि अननेसेसरी रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए यूज होते हैं।
डिस्क्रिमिनेशन की हेल्प से इंडिविजुअल लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टिमुलाई जो रेलेवेंट हैं और जो नहीं है, यानी कि जैसे एक स्टूडेंट मे लर्न टू ओनली रेज देयर हैंड इन क्लास व्हेन अ स्पेसिफिक क्वेश्चन pertains to their knowledge base rather than responding to every question asked by the teacher। इस तरीके से बहुत सारे हम एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन के यूज कर सकते हैं। ये डेली फंक्शनिंग में काफी क्रुशियली यूज होता है। ये हमें इनकरेक्ट से करेक्ट ले जाने में हेल्प करता है और ऐसी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है जहां पे हमें बैलेंस करना होता है चीजों का, मतलब ऑपोजिट चीजों को आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करना है, उससे हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी भी कई टाइप की होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट आई नीड टू सी कि जो हमारा वीडियो है उसकी लेंथ कितनी हो गई है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो हमारा 46 मिनट का हो गया था। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के तो टॉपिक को हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में कवर कर लेने की, जिससे कि थोड़ा सा हमारा कंटेंट भी हो जाए। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि मुझे कितना आपको इसमें बताना है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी भी है और वैलिडिटी भी है, तो ये हो जाएगा अच्छा खासा। इसको शॉर्टकट भी नहीं मार सकते। चलिए करते हैं इसको, गिव अप नहीं करेंगे। अभी मैं पूरे फुल मूड में हूँ आपको इसको टॉपिक को कंप्लीट कराने की। बाकी रिलायबिलिटी के और भी वीडियोस हैं। देखिए रिलायबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि रिलायबिलिटी जो है वो रिलायंस वर्ड से बनी है। रिलायंस मतलब रिलायबल होना, किसी चीज के प्रति अपनी विश्वसनीयता बना लेना। रिलायबिलिटी कब डेवलप होती है, जब कोई पर्सन हमारे साथ लगातार, अगर मैं दो लोगों के बीच बात करूं तो रिलायबिलिटी तब डेवलप होती है जब एक सिमिलर केस को हम बार बार होते हुए देखते हैं। मतलब जब हमने आपसे ये कहा कि मैं आपको अपनी कोई बात बताऊंगी और आप किसी से शेयर मत करना, और ऐसा मैं लगातार आपके साथ कर रही हूँ और आप उस चीज को शेयर नहीं कर रहे हैं और ये चीज मुझे भी वेरीफाई हो रही है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तब मेरी आपके ऊपर रिलायबिलिटी बनती चली जाएगी, है ना। मुझे लगेगा कि आप एक रिलायबल पर्सन है। रिलायबिलिटी ऐसी तो डेवलप होती है, एक बारी में तो नहीं होती। तो रिलायबिलिटी के लिए हमारे जो ट्रायल्स हैं वो कई बार होंगे। अगर एक घड़ी का एग्जाम्पल लें तो वो जब हमारी शेडो जो है वो हमारे ठीक नीचे कास्ट होती है, उस टाइम पर दोपहर के 12 बज रहे होते हैं और ऐसा रोज होता है। किसी दिन हम ये देखें कि हमारी शेडो जो है वो हमारे राइट में जा रही है और घड़ी में 12 बज रहे हैं, तो हम ये समझ जाएंगे कि क्योंकि सन का तो फॉल्ट यहाँ हो नहीं सकता, हम समझ जाएंगे कि घड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, टाइम अब आगे पीछे है, 12 तो नहीं बज रहे हैं। अब उसके बाद हम उसकी रिलायबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, हम घड़ी की रिलायबिलिटी चेक करने का कोई तरीका नहीं है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया है कि हमारी यहाँ पे घड़ी को लेकर रिलायबिलिटी पे डाउट उठ गया कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं, अब मैं जब जरूरी तो नहीं है ना मैं उस समय पे धूप में ही हूँ, तो हो सकता है मैं कहीं छाव में हूँ, मैं किसी रूम में हूँ और मुझे श्योर नहीं होगा कि जो घड़ी 12 बज रहे हैं सही बज रहे हैं कि नहीं। तो रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन क्यों उठ गया, क्योंकि एक बार उस घड़ी ने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो गई। मतलब अगर हम भी किसी को धोखा दे देते हैं एक बार, तो फिर हम पर कोई पर्सन विश्वास नहीं करता है, वही चीज रिलायबिलिटी है। लेकिन ये हम जनरल लाइफ की बात ना करके, रिलायबिलिटी का यूज होता है डिफरेंट टेस्ट में। जब पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है तो जो टूल्स बनाए जाते हैं, जैसे आप टीएटी पढ़ रहे थे, रोरशाकिंग ब्लॉट टेस्ट को आपने पढ़ा, डिफरेंट टाइप के टेस्ट आपने जाने, तो वो सभी टेस्ट जो होते हैं उनका रिलायबल होना जरूरी है। अगर वो टेस्ट रिलायबल नहीं है, मतलब वो उसी टाइप का स्कोर हमें बार बार नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब उस टेस्ट में कुछ कमी है। अगर ये किसी भी मेजरमेंट का टेस्ट का कोई भी हो, चाहे वो पर्सनैलिटी का टेस्ट हो, इंटेलिजेंस का टेस्ट हो, क्रिएटिविटी का टेस्ट हो, अगर वो टेस्ट रिलायबल नहीं होगा तो वो टेस्ट फिर अच्छा नहीं माना जाता है, उसको स्टैंडर्डाइज नहीं समझा जाता है। तो और वैलिडिटी भी इसी तरीके से होती है। वैलिडिटी के आगे बारे में आगे बात करेंगे अभी, क्योंकि रिलायबिलिटी पर ही हूं मैं। तो a reliable instrument yields the same result when repeated under similar conditions, indicating that it produces dependable and repeated measurement। एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट डिजाइन जो किया गया है एंग्जाइटी को मेजर करने के लिए, और वो बार बार सिमिलर स्कोर क्रिएट करता है जब सेम ही इंडिविजुअल पर मल्टीपल टाइम अप्लाई किया जाता है। हमने एक पर्सन की एंग्जाइटी को चेक करने के लिए एक टेस्ट उसके ऊपर यूज किया, लेकिन हर बार अगर उसने सेम रिजल्ट नहीं दिया तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं होगा। कई टाइप की रिलायबिलिटी होती है जिनके सबके नाम लिखे हैं, और इन टाइप्स को हम आगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, बहुत अलग से भी पूछी जाती है, 3 मार्कर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। तो इसके जो टाइप हैं आप रेडी रहिए, इनमें से कोई भी एक 3 मार्कर सी सेक्शन में पूछा जा सकता है। दिस टाइप assesses the consistency of a measure over time. Same test is administered to the same group on 2 different occasion। मतलब टाइम स्लॉट्स डिफरेंट होंगे लेकिन लोग सेम होंगे, एंड द स्कोर्स आर कंपेयर्ड। जब दोनों के बीच में हाई कोरिलेशन आएगा निकल के, तब हम कहेंगे कि ये गुड टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को दिखा रहा है। तो कोरिलेशन कैसे आएगा, कोरिलेशन कभी भी 2 वेरिएबल्स के बीच निकाला जाता है, मतलब उनके बीच में हाई कोरिलेशन का मतलब यानी +1 की तरफ जब ज्यादा कोरिलेशन आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो सही रिजल्ट हमें दे रहा है, ठीक है ना। तो हम ये टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी से कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं सभी के
A personality inventory is given to participants in January and again in June. अगर रिजल्ट सिमिलर आते हैं तो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी पर वो टेस्ट हाई होगा. इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या होती है? This type examines the degree of agreement among different raters or observers assessing the same phenomena. एक ही फिनोमिना को यानी एक ही प्रॉब्लम को असेस करने के लिए रेटर्स डिफरेंट हो जाते हैं, ऑब्जर्वर डिफरेंट हो जाते हैं, तब इंटर रेटर रिलायबिलिटी निकल कर आती है. मतलब एक एमसीक्यू का सेट मैंने बनाया, ठीक है, और उसको जब मैंने किसी दूसरे पर्सन के थ्रू असेस करवाया तो उसने भी वही आंसर्स निकाले, वही चीजें उसको स्कोर करी जो मैंने की थी. तो इससे टेस्ट की जो इंटर रेटर मतलब दो रेटर के बीच में, इंटर तभी तो यूज होता है, आपने कई बार इंटरपर्सनल वर्ड यूज सुना है ना, इंटर कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. इंटर रेटर मतलब रेट करने वालों के बीच में जब स्कोर्स का कोई फर्क नहीं आता तब हम उसको इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं. इन अ स्टडी इवेल्युएटिंग स्टूडेंट ऐसे इफ टू टीचर स्कोर द सेम ऐसे सिमिलरली, तो हम यानी कि दोनों को लग रहा है किसने अच्छा ऐसे लिखा है, तो दोनों ने मार्क्स जो है वो अच्छे दिए हैं, तो हम देखते हैं कि इनके बीच में हाई रेटर रिलायबिलिटी हो जाएगी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी. इंटरनल कंसिस्टेंसी ये क्या होती है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वैसे तो रिलायबिलिटी की, पर दिस टाइप असेसेस वेदर डिफरेंट आइटम्स ऑन अ टेस्ट दैट मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट यील्ड सिमिलर रिजल्ट. जब हमें टेस्ट के अंदर की कंसिस्टेंसी को जानना है, इट ऑफ्टन यूजेस स्टैटिकल मेजर्स सच एज Cronbach's alpha to evaluate consistency across items. एक ही टेस्ट के अंदर कई सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. एक का लेवल हम इतना डिफिकल्ट कर दें कि जब कोई रेटर उसको यूज करे या ग्रुप उसको परफॉर्म करे तो वो डिफिकल्ट हो जाए, और एक इतना सिंपल कर दें कि उसे सब एक जैसा कर लें, तो इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं होगी. तो इसको स्टैटिस्टिकली क्रॉनबेक्स अल्फा के मेथड से असेस किया जाता है, जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि अंदर से टेस्ट कितना मजबूत है, उसकी अपनी कंसिस्टेंसी कितनी है. A survey measuring anxiety includes multiple items related to anxious feeling. If responses to these items are highly correlated, the survey demonstrate high internal consistency. इसके अंदर यूज होने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें एक ही पैटर्न में नजर आने चाहिए, तब हम कहते हैं उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी भी स्ट्रॉन्ग है. अब आता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, अलग से सी सेक्शन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन. दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ टेस्ट इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड कंपेयरिंग द स्कोर्स ऑन ईच हाफ. एक ही टेस्ट के दो टुकड़े कर देंगे हम और रैंडमली किए जाते हैं ये, और जब उनके दो डिफरेंट जो टुकड़े होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम अलग अलग तरीके से दोनों का स्कोर्स को मेजर किया जाता है. अगर उनके जो दोनों हाफ्स के जो स्कोर्स हैं वो काफी क्लोजली मैच हो रहे हैं, यानी उनके बीच भी कोरिलेशन हाई आ रहा है, तो इसका मतलब वो हाई स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी हो जाता है. आते हैं वैलिडिटी की तरफ. अब हम वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं, वैलिडिटी को भी खत्म कर लेते हैं यहीं पर 5 मिनट के अंदर, जिससे कि नेक्स्ट में हम नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक के संग आगे बढ़ेंगे. वैलिडिटी क्या होती है कि दिस रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर. टेस्ट जो मेजर करने के लिए बनाया गया है, एंजाइटी के लिए टेस्ट बनाया गया है, तो कहीं कुछ और तो हम इंटेलिजेंस के क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं इसमें, तो वो चीज उसकी वैलिडिटी को बताती है. जैसे आपके जब सिम कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो आप कॉल नहीं कर पाते, तो आपका सिम किस पर्पज से बनाया गया है? कॉल करने के लिए बनाया गया ना, मैसेज भेजने के लिए आप यूज करते हैं सिम का, बहुत सारे चीजों का यूज करते हैं सिम के थ्रू. तो जो भी फंक्शनिंग है सिम की वो बंद हो जाएगी जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, राइट. तो उसी तरीके से जो टेस्ट होता है वो अपने कोई भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा जब वो वैलिड नहीं होगा, वैलिडिटी नहीं होगी उसके अंदर. तो वैलिड असेसमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द कंस्ट्रक्ट इट इज इंटेंडेड टू इवैल्यूएट. जो इवैल्यूएट करने के लिए इसकी इंटेंशन है वो होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अ मैथ टेस्ट डिजाइन टू मेजर न्यूमेरिकल रीजनिंग स्किल should include problems that effectively assess those skills rather than unrelated content. ऐसा ना हो मैथ का टेस्ट हमने बनाया तो अनरिलेटेड कंटेंट उससे हम असेस कर पा रहे हैं. There are several type of validity, जो कि इसमें काफी सारे नाम दिए हुए हैं, और वैलिडिटी का टॉपिक भी कई बार सी सेक्शन में पूछ लिया जाता है. आ जाते हैं टाइप ऑफ वैलिडिटी की तरफ. ये सब आप क्विकली रीड कर लीजिएगा, वैसे नाम ही दिए हैं, कुछ और ज्यादा बात नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें आप बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से. वैलिडिटी के टाइप्स की बात करें तो आता है कंटेंट वैलिडिटी. दिस टाइप असेसेस वेदर अ टेस्ट एडिक्वेटली कवर्स द कंस्ट्रक्ट इट इज इंटेंडेड टू मेजर. मतलब जो चीज हमने जिस काम के लिए, जो उद्देश्य से, जो पर्पस हमारा है, क्या वो पर्पस पूरा हो रहा है, क्या उसी कंटेंट को ये मेजर कर रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया है, तब हम इसे कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं. जैसे मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चन वही होने चाहिए जो कोर्स में पढ़ाए गए हैं. अगर कुछ भी अलग से हमने ज्योमेट्री का डाल दिया है या कुछ भी और किसी चीज को कर दिया है हमने, वो तब ये ना एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो यानी उस क्वेश्चन की वैलिडिटी, क्वेश्चन पेपर की वैलिडिटी पे डाउट उठता है. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. दिस टाइप एग्जामिन्स वेदर अ टेस्ट ट्रूली मेजर्स द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट इट क्लेम्स टू मेजर.
कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, जो भी चीजें, इट इज ऑफ्टन इवेल्युएटेड थ्रू कोरिलेशन विद अदर एस्टैब्लिश्ड मेजर्स ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट। जैसे कि कोई इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो दूसरे इंटेलिजेंस असेसमेंट से कोरिलेट होना चाहिए। इफ इट डज नॉट, इट्स कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब हो गया उसके कंस्ट्रक्शन पे बात हो रही है, यानी किस किस चीज पर वो बना है, यानी क्या मेजर करने के लिए वो बना है और उसका रिलेशन उस चीज से है जिसको वो मेजर करने के लिए बना है। मतलब हम ये तो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का टेस्ट है, लेकिन क्या इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इंटेलिजेंस टेस्ट को ही मेजर करेंगे? आपको देखने में तो लग रहे हैं, लेकिन क्या जो कंस्ट्रक्शन है उसका वो इस तरीके से हुआ है कि भले क्वेश्चन इंटेलिजेंस पर बेस्ड नजर आ रहे हो मगर कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर है, तब हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की कमी है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, दिस टाइप इवैल्यूएट्स हाउ वेल वन मेजर प्रिडिक्ट्स एन आउटकम बेस्ड ऑन अनदर मेजर। ये दो सब टाइप में डिवाइड हो जाता है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और कंकरेंट वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस, किसी भी टेस्ट के थ्रू हम क्या फ्यूचर उसका आउटकम होगा। और कंकरेंट वैलिडिटी तब होती है जब वो अवेलेबल मेजर से करेंटली कोरिलेट कर पाता है, कंपेयरिंग अ न्यू डिप्रेशन स्केल विद एन एस्टैब्लिश्ड वन। तो तब हम ये कहते हैं कि इसके अंदर कंकरेंट वैलिडिटी है। मतलब क्राइटेरिया पर बेस्ड रिलेटेड वैलिडिटी जो होगी वो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी हो जाएगी। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है a subjective assessment of whether a test appears to measure what it claims to measure, what it does not involve statistical analysis, it is essential to for participant acceptance of the test। मतलब जो फेस वैलिडिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने डिप्रेशन का टेस्ट हम मेजर करना चाहते हैं, लेकिन इट इंक्लूड्स क्वेश्चन अबाउट मूड एंड बिहेवियर। वैसे तो हम मूड और बिहेवियर के थ्रू डिप्रेशन को असेस कर सकते हैं, लेकिन क्या वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी रखे गए हैं जिसके थ्रू हम डिप्रेशन को मेजर कर पाए? फेस मतलब जिस तरह से चेहरे की बात होती है ना, कि चेहरा किसी चीज को, किसी भी पर्सन के बारे में बताता है, उसी तरीके से फेस वैलिडिटी ये बताती है कि ओवरऑल आप जिस चीज को मेजर करना चाह रहे हैं क्या वही कंटेंट इसमें यूज हो रहा है या नहीं। तो ये फेस वैलिडिटी हो जाता है। अब हम रीइंफोर्समेंट से नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे। ये 5th वीडियो था आज का। आई होप कि वीडियो समझ में आपको आया होगा। कोई डाउट है, कोई भी टॉपिक अगर लग रहा है कि कुछ भी आपको और समझना है, तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट है आप अपने एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में है। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।